नमस्कार, राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शक्ति या पावर। देखिए, शक्ति के संबंध में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, यानी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शक्ति का अर्थ और शक्ति से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ा। इसके अलावा हमने शक्ति एवं बल में अंतर को जाना एवं शक्ति एवं प्रभाव में अंतर को जाना। और आज हम पढ़ेंगे शक्ति के विविध रूप, यानी शक्ति कौन कौन से रूपों में पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक शक्ति। देखिए, राजनीतिक शक्ति से क्या तात्पर्य, यानी राजनीतिक शक्ति का क्या मतलब है। तो देखिए, समाज के जो मूल्य हैं, मूल्यवान संसाधन है, समाज की अपनी आवश्यकताएं या आकांक्षाएं होती हैं और इन आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है। तो समाज के जो मूल्यवान संसाधन है, मूल्यवान संसाधन जिनका वितरण किया जाता है। मूल्यवान संसाधन का मतलब कि जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, ये व्यक्तियों को चाहिए, पुरस्कार है या दंड है, कर, संपदा है, इन सब का वितरण किया जाता है। ये समाज के मूल्यवान संसाधन हैं और इनके वितरण की जिसके पास जिम्मेदारी होती है वो है राजनीतिक शक्ति। समाज के मूल्यवान संसाधनों के वितरण करने की शक्ति को हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। तो ये फैसला कौन लेता है, यानी इस तरह का निर्णय कि किसको क्या मिलना चाहिए और किस तरह से मिलना चाहिए, इसका फैसला कौन लेता है? तो इसका फैसला सरकार लेती है। इसका मतलब इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे सरकार के द्वारा। सरकार का मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के ये तीनों अंग करते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और राजनीतिक शक्ति का मतलब कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं उनका आवंटन करने की जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति है। और इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के इन अंगों के द्वारा किया जाता है, यानी ये तीनों अंग ही निर्णय करते हैं कि ये पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड जैसी व्यवस्थाएं किसको कितनी मिलनी चाहिए और किस तरीके से मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के ये अंग करते हैं, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस निर्णय प्रक्रिया को, यानी किसको कितना क्या मिलना चाहिए, इस निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सरकार के इन अंगों के अलावा कुछ अनौपचारिक तत्व भी हैं। जैसे अनौपचारिक तत्व का मतलब कि जैसे राजनीतिक दल, जैसे दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब क्या होता है? तो दबाव समूह का मतलब होता है कि वे गैर राजनीतिक संगठन जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी तरह कई प्रभावशाली व्यक्ति भी होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति जो कि सरकार के निर्णय निर्माण को या निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है, औपचारिक रूप से तो सरकार के ये तीनों अंग करते हैं, लेकिन कुछ अनौपचारिक तत्व भी हैं जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, और वो हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं प्रभावशाली व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं, राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या है। तो राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं, मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, इनका जो आवंटन करने की शक्ति है, उस शक्ति को हम राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करता है, उपयोग कौन करता है? तो सरकार के ये तीनों अंग राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ अनौपचारिक तत्व भी हैं जो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, और वो कौन है? वो है जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह या प्रभावशाली व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग हैं। ये तो औपचारिक अंग हो गए और ये अनौपचारिक अंग हैं। और अब हम शक्ति का दूसरा रूप या दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जो कि है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आर्थिक शक्ति से मतलब है कि जो धन संपदा है, धन संपदा या
व्यापक रूप से कहें तो उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, इन साधनों के ऊपर जिनका स्वामित्व है तो उनके पास जो शक्ति है वो है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति से क्या मतलब है कि जो धन संपदा या उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर स्वामित्व का नाम ही आर्थिक शक्ति है। यानी वह व्यक्ति या समूह आर्थिक शक्ति का उपयोग कर रहा है जिस व्यक्ति या समूह का उत्पादन के साधनों या धन संपदा के ऊपर स्वामित्व है या नियंत्रण है। और यह आर्थिक शक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है आर्थिक शक्ति। यानी अनेक बार ये देखा गया है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वह राजनीतिक शक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को कितना प्रभावित करती है, इसके संबंध में दो विचारधाराएं भिन्न भिन्न विचार व्यक्त कर रही हैं। दो विचारधाराएं कौन सी? एक तो है मार्क्सवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद। हालांकि इन विचारधाराओं के संबंध में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो मार्क्सवाद आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के बीच में क्या संबंध बताता है? तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज में जो कुछ निर्णायक है वो आर्थिक शक्ति है। यानी जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, यानी जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक ताकत है उसी वर्ग के हाथ में फिर राजनीतिक ताकत या राजनीतिक शक्ति आती है। इसका मतलब आर्थिक शक्ति ही निर्णायक है। और इन दोनों के संबंधों को लेकर मार्क्सवाद में आधार और अधिसंरचना का सिद्धांत दिया गया है। आधार और अधिसंरचना का मतलब, इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो आधार का मतलब नींव और अधिसंरचना का मतलब ऊपर का ढांचा। तो मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक शक्ति है वह आधार है यानी नींव है, और राजनीतिक शक्ति या अन्य प्रकार की और भी जो शक्तियां हैं, धार्मिक शक्ति हैं, सांस्कृतिक शक्तियां हैं, वो सब स्ट्रक्चर हैं, वो सब अधिसंरचना है, वो सब ऊपर का ढांचा है। इसका मतलब अगर किसी का नींव के ऊपर कब्जा हो गया है तो समस्त संरचनाएं उसी की हैं। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद के अनुसार समाज में जो निर्णायक शक्ति है वह आर्थिक शक्ति है, और जिस वर्ग के पास आर्थिक ताकत आ जाती है वह राजनीतिक ताकत के ऊपर भी कब्जा कर लेता है, यानी राज्य और राजनीति के ऊपर भी उसी का स्वामित्व होता है। इससे भिन्न उदारवाद अलग विचार व्यक्त करता है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति का निर्धारण केवल आर्थिक शक्ति से ही नहीं होता है, यानी जिसके पास पैसे हो, जिसके पास धन दौलत हो, वो ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का निर्धारण अनेक तत्वों से मिलकर होता है। और लोकतंत्र में हम ये देखते भी हैं कि केवल पैसों से ही चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए अन्य तत्व भी प्रभाव डालते हैं, कि जैसे व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, जैसे व्यक्ति की सामाजिक सक्रियता, जैसे व्यक्ति के विचार, विश्वास और कार्य, ये भी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक शक्ति का मतलब क्या हुआ कि समाज में जो धन संपदा है या उत्पादन के साधन है उसके ऊपर स्वामित्व का नाम ही आर्थिक शक्ति है। इसका मतलब जिस व्यक्ति का उत्पादन के साधनों के ऊपर स्वामित्व या अधिकार है उस व्यक्ति के पास आर्थिक शक्ति है। और अब हम शक्ति का तीसरा और अंतिम रूप यानी कि विचारधारात्मक शक्ति पढ़ेंगे। विचारधारात्मक शक्ति, देखिए ये शक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विचारों में ताकत होती है। आज हम वो विचारों की ताकत को ही समझेंगे। तो विचारधारात्मक शक्ति से क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो हमें विचारधारा को समझना होगा कि विचारधारा किसको कहते हैं। तो देखिए, विचारधारा विचारों का एक समुच्चय होता है। विचारों का एक समुच्चय या समूह होता है जो पूरे जगत की व्याख्या करता है, यानी संसार की व्याख्या फिर इन्हीं विचार समूह से करता है, और इन्हीं विचार समूह के आधार पर वह जगत को उचित या अनुचित ठहराता है। तो विचारधारा का मतलब क्या है? तो विचारधारा विचारों का एक समुच्चय या समूह होता है जो अपने आप में अपने आप को पूर्ण मानता है और
इन्हीं विचारों के आधार पर वह समस्त संसार की व्याख्या करता है और इन्हीं विचारों के आधार पर वह विभिन्न कार्यों को और विचारों को उचित या अनुचित ठहराता है। तो इस विचारों के समूह को हम क्या कहते हैं? विचारधारा। तो इन विचारों के समूह अर्थात विचारधाराओं का क्या उपयोग है या इनमें ताकत कैसे है? तो ताकत इस तरह से है कि देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है या शासन प्राप्त करना चाहता है तो वो सबसे पहले लोगों को संगठित करेगा। अब लोग संगठित क्यों होंगे? इसके लिए उनको एक विचार समूह चाहिए, एक जैसे विचार वाले व्यक्ति या उसमें उन विचारों में आस्था रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो संगठित होंगे और संगठित होने के बाद वह व्यक्ति इस संगठन का उपयोग करेगा और लोकतंत्र में फिर वो सफल होने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सफल होने के लिए जनमत की आवश्यकता होती है और जनमत का मतलब समूह में उसके पास समर्थन हो, तो समूह या संगठन उसको बनाना पड़ेगा और संगठन बनता है संगठन को चिपकाने के लिए, संगठन को जोड़ने के लिए विचारों की जरूरत पड़ती है। तो वह एक पर्टिकुलर विचार समूह चुनेगा और उस विचार समूह में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे। इस प्रकार से एक संगठन का निर्माण होगा और उस संगठन के माध्यम से वह लोकतंत्र में सफल होने की कोशिश करेगा या राजनीति में सफल होने की कोशिश करेगा। देखिए विचारधारा एक शक्ति के रूप में कैसे काम करती है। तो विभिन्न शासन प्रणालियां अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए या वैध ठहराने के लिए विभिन्न विचारधाराओं का सहारा लेती हैं। विभिन्न विचारधाराएं कैसे कि जैसे उदारवाद है, जैसे समाजवाद है, हम पढ़ेंगे वैसे विस्तृत तरीके से इन विचारधाराओं को। साम्यवाद या मार्क्सवाद है, जैसे फासीवाद है। तो विभिन्न शासन प्रणाली इन विचारधाराओं का सहारा लेती हैं और अपने कार्यों को वैध ठहराती हैं या अपने कार्यों को उचित ठहराती हैं इनके माध्यम से, इनके सहारे से। देखिए इस बात पर आपको गौर कर लेना चाहिए कि राजनीति है वो विचारधाराओं का बखूबी इस्तेमाल करती है। यानी कोई भी व्यक्ति या नेता राजनीति में कामयाब होना चाहता है तो वह सबसे पहले लोगों को जोड़ने के लिए विचारधारा का सहारा लेगा। वह विचारधारा चाहे कितनी पृथकतावादी और चाहे समाज के लिए कितनी विध्वंसक हो, वह नेता अपने स्वार्थों की वजह से धर्म और जाति जैसे संवेदनशील मुद्दों को शामिल करते हुए ऐसी एक विचारधारा बनाता है कि आप अगर उससे थोड़ा बहुत भी इत्तेफाक रखते हैं तो धीरे धीरे आप उस विचारधारा की गिरफ्त में आ जाएंगे। इवन कई बार तो व्यक्ति इस विचारधारा के रंग में इतना रंग जाता है कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाता है और उस विचारधारा या उन विचार समूह से अलग विचारों को वो सदैव ही एक विरोधी की तरह देखता है, एक दुश्मन की तरह देखता है और इस तरह से वो हिंसा पर भी उतारू हो जाता है। जिस तरह से साम्यवाद है, जिस तरह से नक्सलवाद है, जिस तरह से माओवाद है, वो ये इसी तरह की विचारधाराएं हैं कि ये अचानक एक व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। यानी शुरुआती दौर पर ये विचारधाराएं बहुत अच्छी लगती हैं और उसके बाद में वह व्यक्ति इन विचारधाराओं में इतना रंग जाता है कि वह हिंसा के लिए भी उतारू हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, इसलिए विचारधारा हमें न रंगे, क्योंकि हम विचारधाराओं के निर्माणक हैं, अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन करने वाले हैं हम। क्योंकि विचारधारा एक ऐसा चश्मा है जो आपसे बाकी के रंग छीन लेगी। और अब हम पढ़ेंगे शक्ति की संरचना, यानी शक्ति की संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो शक्ति की संरचना का मतलब कि समाज में शक्ति कहाँ कहाँ है, शक्ति के आधार पर समाज में कौन कौन से वर्ग बने हुए हैं, या यूं कहें कि शक्ति का उपभोग करने वाले व्यक्ति या वर्ग कौन कौन से हैं। तो शक्ति की संरचना पढ़ेंगे। तो शक्ति कहाँ कहाँ है समाज में, इसको लेकर शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत हैं और 4 सिद्धांत बताते हैं कि शक्ति किसके पास है, इसका मतलब कौन शक्तिशाली है और कौन शक्तिहीन है। और सबसे पहले शक्ति की संरचना के सिद्धांतों में हम पढ़ेंगे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो शक्ति संरचना का पहला जो सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। मार्क्सवाद
वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत देता है शक्ति की संरचना के संबंध में। तो मार्क्सवाद क्या मानता है कि शक्ति किसके पास है और शक्ति के आधार पर कौन कौन से वर्ग हैं। तो मार्क्सवाद के अनुसार शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग हैं, और दो वर्ग कौन से कि एक तो बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग, देखिए ये जो वर्ग बने हुए हैं, ये वर्ग किस आधार पर बने हुए हैं। तो मार्क्सवाद समाज में जो निर्णायक शक्ति मानता है वो किसको मानता है, आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, यस, आर्थिक शक्ति को। तो मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक शक्ति के आधार पर, आर्थिक शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग मानता है, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का मतलब कि जो वर्ग आर्थिक रूप से ताकतवर है, आर्थिक रूप से ताकतवर है, अर्थात यूं कहेंगे उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का स्वामित्व है या नियंत्रण है वह तो कौन सा है, बुर्जुआ वर्ग। और जो शोषित है या यूं कहें कि वंचित है, गरीब है, उसको मार्क्स ने क्या नाम दिया है, सर्वहारा वर्ग। तो अब तक हमने इस सिद्धांत में क्या पढ़ा, तो मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग हैं, एक तो बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग कौन सा, जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है। यहाँ उत्पादन के साधन का मतलब समस्त धन संपदा के ऊपर उन्हीं का नियंत्रण है। यानी जिस तरह से सामंतवाद के दिनों में होता था कि सब कुछ सामंतों का। देखिए हाल ही में फिल्म जगत के एक बहुत बड़े अदाकार या कलाकार का निधन हुआ है जिसका नाम है इरफान खान। तो इरफान खान ने एक बार एक मंच पर एक कविता पढ़ी थी, और वो कविता कहीं ना कहीं वो सामंतवादी व्यवस्था को दिखाती है कि किस तरह से समस्त उत्पादन के साधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार होता था। सामंतवादी अवस्था में पहले उत्पादन के साधन केवल खेती हुआ करते थे, उद्योग तो बाद में लगे हैं। उत्पादन के साधन या उत्पादन प्रणाली पहले खेती यानी कृषि होती थी। तो कृषि से संबंधित पूरा का पूरा जो नियंत्रण था वो किसी वर्ग विशेष का था, और उसको हम बुर्जुआ वर्ग बोल सकते हैं। चलिए सुनते हैं वो कविता ऑडियो के रूप में। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। तो इस प्रकार से इस ऑडियो में हमने जाना कि किस तरह से सामंतवादी अवस्था में कुछ वर्ग विशेष का ही उत्पादन के समस्त साधनों के ऊपर नियंत्रण रहता था। तो उस वर्ग को हम क्या कहेंगे, मार्क्स के अनुसार उस वर्ग को कहेंगे बुर्जुआ वर्ग। यानी जो आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग है उसको बुर्जुआ वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों के ऊपर नियंत्रण रहता है। और जो वंचित है यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको मार्क्स ने क्या नाम दिया, सर्वहारा वर्ग। तो इस प्रकार से मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग हैं, और इन दोनों वर्गों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो इसीलिए मार्क्स ने कहा है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और मार्क्सवाद ये भी मानता है कि जिस वर्ग का आर्थिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण होता है, यानी जिस वर्ग के पास आर्थिक ताकत होती है, तो अन्य दूसरी जो शक्तियां हैं वो भी स्वतः उसके पास ही आ जाती हैं। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। और अब हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं शक्ति संरचना का। और दूसरा जो सिद्धांत है वह है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। वह है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार भी समाज में दो ही वर्ग हैं, लेकिन उन दोनों वर्गों का आधार केवल आर्थिक नहीं है, जैसा कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में हमने पढ़ा था। तो दो वर्ग कौन से, एक तो विशिष्ट वर्ग और दूसरा
सामान्य वर्ग, दूसरा है सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए कि समाज होता है वह बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र के लोग रहते हैं जिनको हम राजनेता कहते हैं, इसी तरह धार्मिक जगत के लोग रहते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु, इसी तरह उद्योग जगत के लोग रहते हैं यानी आर्थिक जगत के लोग रहते हैं, इसी तरह सांस्कृतिक, इसी तरह शिक्षा से संबंधित यानी कि ज्ञान के क्षेत्र के, इसी तरह विशेष कुशलता के लोग रहते हैं, इसी तरह नेतृत्व क्षमता के अलग अलग लोग रहते हैं। तो समाज में अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो देखिए इसमें विशिष्ट वर्ग कौन सा है? तो प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष पर जो व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, अलग अलग क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र नहीं है, कोई एक आधार नहीं है मार्क्सवाद की तरह। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है कि समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो टॉपर हैं, उन क्षेत्रों में जो शीर्ष पर हैं, वो उनको विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? विशिष्ट वर्ग, या अंग्रेजी में कहें तो एलीट वर्ग या सम्भ्रात वर्ग कहा जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में उच्च स्थिति में, और बाकी के जो लोग रह गए हैं समाज में वो क्या है? सामान्य। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो समाज की मैक्सिमम शक्ति का जो प्रयोग है, निर्णय प्रक्रिया या निर्णय निर्माण शक्ति का जो प्रयोग है, वो विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही किया जाता है, जो संख्या में कम है। यानी विशिष्ट वर्ग हैं वो गिने चुने लोग हैं, और समाज के मैक्सिमम जो फैसले हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य जनता के ऊपर तो केवल वो फैसले लागू होते हैं। तो इस प्रकार से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक विशिष्ट वर्ग और एक सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो शीर्ष स्थिति प्राप्त किए हुए हैं उनको विशिष्ट वर्ग कहा गया है, और शेष जो जनता है उसको सामान्य वर्ग। और समाज की मैक्सिमम शक्ति का जो उपयोग है वो इस विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गांव की बात करें तो आपके गांव की पॉपुलेशन हो सकता है 3-4-5 हजार हो, लेकिन गांव के बारे में फैसला शायद 5-7 व्यक्ति करते हैं। वो 5-7 व्यक्ति सभी धनवान नहीं है। हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई अध्यापक हो सकता है कि कोई उद्योगपति हो। वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन वो 5-7 व्यक्ति ही आपके गांव के बारे में फैसला करते हैं। इसका मतलब वो 5-7 व्यक्ति क्या हैं? विशिष्ट वर्ग हैं, और बाकी के जो गांव वाले हैं वो सामान्य वर्ग हैं। तो इस प्रकार से राजनेता, प्रशासक, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर आदि से मिलकर एक छोटा सा वर्ग बनता है, और ये वर्ग ही समाज की शक्ति का प्रयोग सामान्य वर्ग पर करता है। और अब हम देखते हैं कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख विद्वान हैं विल्फ्रेड, पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स, और साथ ही हम इनकी किताब का नाम भी लिख लेते हैं। पेरेटो ने जो किताब लिखी वह है द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। मोस्का की किताब है द रूलिंग क्लास, और रॉबर्ट मिसेल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से किताब लिखी। तो इस प्रकार से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स। पेरेटो की किताब का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी, मोस्का की किताब का नाम है द रूलिंग क्लास, और रॉबर्ट मिसेल्स ने जिस किताब में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस प्रकार से यह था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। शक्ति की संरचना से संबंधित अगला जो सिद्धांत है वह है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत
सिद्धांत को समझे इससे पहले मैं नारी शक्ति को नमस्कार करता हूं, क्योंकि इस सिद्धांत को समझने के बाद नारी शक्ति का दृष्टिकोण है वो हो सकता है कि हमारे प्रति बदल जाए, इसलिए मैं पहले ही उनको नमन कर लेता हूं। देखिए, नारीवादी सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में शक्ति किस तरह से बटी हुई है। तो देखिए, नारीवादी सिद्धांत ये मानता है कि शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग हैं। जैसे कि हमने पहले दो सिद्धांत पढ़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि दो वर्ग हैं, और अब हम नारीवादी सिद्धांत में भी ये पढ़ेंगे कि समाज में शक्ति के आधार पर दो वर्ग हैं, लेकिन उसका आधार न तो आर्थिक है और न ही अलग अलग क्षेत्र है। उसका आधार एक ही है और वो है लिंग, यानी लैंगिक आधार पर समाज में दो वर्ग हैं। और दो वर्ग कौन कौन से? एक तो पुरुष और दूसरा महिला। और इन दोनों में से कौन शक्तिशाली और कौन शक्तिहीन है? तो नारीवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में लैंगिक आधार पर दो वर्ग बने हैं, एक पुरुष और एक महिला, और समाज की मैक्सिमम शक्ति का प्रयोग पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब महिलाएं शक्तिहीन हैं। तो इस प्रकार से यह था नारीवादी सिद्धांत, जो लिंग के आधार पर समाज में दो वर्गों की पहचान करता है, एक पुरुष और एक महिला। और नारीवादियों के अनुसार समाज की सारी शक्ति पुरुषों के पास है, जिसका प्रयोग वो महिलाओं पे करते हैं। और इसी आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन भी चले हैं, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं तथा पुरुष के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की या नारी मुक्ति की, तो हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए, और वो सावधानी ये कि कहीं महिला सशक्तिकरण या नारी मुक्ति आंदोलन है वो पुरुष वर्सेज महिला की लड़ाई बनकर न रह जाए, पुरुष वर्सेज महिला पर आकर न रुक जाए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मेरा रिसर्च टॉपिक भी महिला सशक्तिकरण ही रहा है, और मैंने मेरे रिसर्च में पाया कि महिलाओं के अत्याचार के संबंध में न तो अकेला कोई पुरुष जिम्मेदार है और न ही अकेली कोई महिला। अगर महिलाओं के अत्याचार के संबंध में कोई जिम्मेदार है तो वो समाज की रूढ़िवादी सोच है, और वो सोच किसी पुरुष में भी हो सकती है और किसी महिला में भी हो सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर उस सोच से मुकाबला करना है जिससे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं या महिलाओं का समाज में दोयम दर्जे का स्थान बनता है। और इस प्रकार से यदि हम समस्या की जड़ में प्रहार करेंगे तो सही मायने में महिलाएं सशक्त होंगी और एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। और अब शक्ति की संरचना के संबंध में हम अंतिम सिद्धांत पढ़ेंगे नंबर 4 पर, और वह है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत। देखिए, ये बहुलवादी सिद्धांत उपरोक्त तीनों सिद्धांतों से अलग है। तीन सिद्धांत कौन से कि हमने पढ़ा था? शक्ति संरचना का वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, शक्ति संरचना का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और शक्ति संरचना का नारीवादी सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों से ये सिद्धांत अलग है। अलग कैसे? कि इन तीनों सिद्धांतों में शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग माने गए हैं, और ये माना गया है कि एक वर्ग शक्तिशाली है और दूसरा वर्ग शक्तिहीन है, यानी कमजोर है। जबकि बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में दो ही वर्ग नहीं होते हैं, समाज में अनेक वर्ग होते हैं। समाज में अनेक वर्ग होते हैं और इसमें से कोई एक वर्ग ही शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। किसी एक वर्ग के हाथ में ही समस्त शक्तियां नहीं होती, सभी वर्गों के हाथ में शक्तियां होती हैं, और ये पारस्परिक सौदेबाजी के द्वारा व्यवस्था को संचालित करते हैं। सौदेबाजी का मतलब कि पारस्परिक हितों के आधार पर, यानी एक का जो हित है वो अगर ये पूरा कर रहा है तो इसका हित दूसरा वर्ग पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार समाज की यह व्यवस्था शोषण पर आधारित नहीं है, वरन उत्तरदायित्व पर आधारित है। और अगर कोई वर्ग ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है तो इसका मतलब वह सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और इसके द्वारा कोई कमजोर वर्ग है उसको अधिक शक्ति संपन्न बनाकर समतामूलक समाज की स्थापना की जा रही है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत पूर्वोक्त तीनों सिद्धांतों के विरुद्ध है और तीनों सिद्धांतों की मान्यताओं का खंडन करता है। तो इस प्रकार से ये थे शक्ति संरचना के विभिन्न सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।